जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली चैप्टर नंबर 8 के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें देखा जाए तो ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। तो इसलिए कह लीजिए कि इसकी बेस पर जो है हम आगे कह लीजिए कि कह सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर 8 एंड होने वाला है या हो रहा है। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा है ये बेसिकली इसका रिलेशन है कि अगर हमें डिटरमिन करना हो एंडिंग इन्वेंट्री को या स्टॉक को जो बिजनेस में पड़ा होता है किसी भी टाइम पे कि वो कितनी अमाउंट है। अच्छा, अगर परपेचुअल सिस्टम यूज करे बिजनेस तो फिर तो बड़ा इजी है कि आप सिस्टम में जो रिकॉर्ड आपके पास अपडेटेड है उसी की हेल्प के साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से टाइम पे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या आप कुछ चीज़ें बाय करने जाते हैं तो आपको वो काउंटर पे ही सिस्टम के थ्रू चेक करके बता देता है कि आपके पास रिमेनिंग स्टॉक में वो कितने यूनिट्स या कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो विदाउट विजिटिंग द कह लीजिए कि फिजिकली वेयर हाउस या स्टॉक रूम जहाँ वो स्टॉक उसका प्लेस हुआ होता है वो आपको बता देते हैं कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ है कितना अवेलेबल है। द पॉइंट ओवर हियर इज कि परपेचुअल सिस्टम में तो आपको कह लीजिए कि रिकॉर्ड अपडेटेड होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो आप बता सकते हैं कि कितना स्टॉक पड़ा है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में आपके पास प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको किसी भी टाइम पे चेक करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल आप किसी भी टाइम आप क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी कि मुझे अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करना है, पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो, या मंथली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश पब्लिश करना चाहते हैं आप, या डाटा अपना कहीं प्लेस करना चाहते हैं। तो अगर मंथली है तो क्या आप हर मंथ के एंड पे फिजिकल काउंट किया करोगे? ये तो बड़ी ही फिर कह लीजिए एक हेक्टिक रूटीन हो जाएगी, लेबर एंगेज हो जाएगी आपकी। तो फिर वहां पे एक एक्सेप्टेबल जो प्रैक्टिस या अप्रोच यूज की जाती है वो ये होती है कि आप वहां पर एस्टिमेट करते हैं इन्वेंट्री को, कि मेरे पास जो इन्वेंट्री है उसको अगर मुझे एस्टिमेट करना हो तो मेरे पास कह लीजिए कि उसकी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, या मैं कैसे इन्वेंट्री को एस्टिमेट कर सकता हूँ अगर मुझे करना हो इन्वेंट्री को एस्टिमेट। तो अब यहाँ पे हम बात ये कर सकते हैं, किधर गया जी, क्विक एक्सेस। अच्छा, हम बात ये कर सकते हैं यहाँ पर कि इन्वेंट्री को अगर आपको एस्टिमेट करना हो तो उसके बेसिकली आपके पास जो अप्रोचेस अवेलेबल हैं वो दो अप्रोचेस होती हैं कि एस्टिमेट कैसे किया जाए इन्वेंट्री को। एक अप्रोच तो आपके पास कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच या ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, और दूसरी अप्रोच का नेम है रिटेल मेथड। मैं फिर रिपीट करूंगा जी, हमने ये बात की है कि अगर आपको इन्वेंट्री की अमाउंट डिटरमिन करना हो, क्यों हो सकता है कि भी आपको किसी बैंक को लोन के लिए अप्लाई करना तो आपको वो कहे जी बताओ आपकी अमाउंट इन्वेंट्री की कितनी पड़ी है, आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। या हो सकता है कि वो आप अपनी मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना चाहो, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना चाहो, तो उस केस में भी पॉसिबल है। और सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक। पीरियोडिक में रिकॉर्ड आपके पास अपडेटेड होता नहीं है। अब अगर अपडेटेड रिकॉर्ड नहीं है तो बैलेंस बताना है कितना स्टॉक का पड़ा हुआ है। तो फिर वहां पे आपके पास जो मैंने कहा कि एक वायबल अप्रोच नजर आती है वो है कि हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो एस्टिमेट के लिहाज से कितनी है। उसमें सारी बात है एस्टिमेशन में आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस जजमेंट वगैरह वो सारी चीजें आपकी कंसिडर की जाती हैं, लेकिन उसमें जो वाइडली कह लीजिए कि एक्सेप्टेबल अप्रोचेस हैं जिनको आप यूज करते हैं वो आपके पास कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच या ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, और दूसरी जो अप्रोच या मेथड वो आपके पास है वो रिटेल मेथड। अच्छा, डिफरेंस क्या है जी? ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में आप डेफिनेटली जैसा कि नाम से शो हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट पे बेस करते हैं कि आप कहते हैं जी कि मैं इस अजम्पशन के साथ चलता हूं कि बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो थ्रू आउट द ईयर्स कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ऑल दो रियलिटी में आपको पता है इसमें वेरिएशन आती रहती है, लेकिन अजम्पशन लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट था वही करंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आपको ये भी आइडिया कि ग्रॉस प्रॉफिट के अकाउंट तक इनकम स्टेटमेंट में आपके साथ इससे अगर अबव देखें दो अकाउंट मेन होते हैं, एक सेल का अकाउंट है, दूसरा सीजीएस का अकाउंट है। क्योंकि सेल में से माइनस करते हैं ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट को तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं अगर कि मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट है 40%, तो अब ये 40% अमाउंट कैसे फाइंड आउट हुई होती है कि सेल में से एक परसेंटेज माइनस होती है तो आंसर आता है 40%। तो कितना माइनस हुआ होगा कि आंसर आया 40%? डेफिनेटली 60% माइनस हुआ होगा। कैसे?
कि मैंने कहा कि 100% सेल होती है और उसमें से कोई परसेंटेज को वैल्यू माइनस होती है तो आंसर आता है 40%। तो अगर मुझे 40% का आइडिया है जो प्रीवियस ईयर से है, चूंकि मैं इसी अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर्स में मेरा 40% ग्रॉस प्रॉफिट है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेम ग्रॉस प्रॉफिट करंट ईयर में होगा। अब अगर सेम ग्रॉस प्रॉफिट करंट ईयर में है जो कि 40% है, तो उसी की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने परसेंट है, 60%। अब ये 60 कैसे फाइंड हुआ कि 40 और 100% का डिफरेंस, 40% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, और 100% सेल की वैल्यू होती है। तो 140 का जो डिफरेंस आपके पास यहाँ शो होता है दैट इज 60%। तो ये 60% जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसी को हम कॉस्ट रेशियो भी कह लेते हैं। अब जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल फॉर सेल होता है उसमें से हम ये कह लेते हैं कि ये 60% जो है वो सेल का लेकर हम कहते हैं ये सेल हो चुका है। अच्छा, हम सेल की वैल्यू को क्यों माइनस नहीं करते? हम सेल की वैल्यू को कोई नहीं माइनस करते, इसलिए माइनस नहीं करते कि सेल की अमाउंट जो होती है, जो रिटेल प्राइस होती है, जो रेवेन्यू की अमाउंट होती है, उसमें प्रॉफिट की अमाउंट इनकॉर्पोरेट होती है। हमें को कौन सी वैल्यू माइनस करनी चाहिए? कॉस्ट, कॉस्ट माइनस करनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा इक्वेशन थी क्या जो हम यूज करते हैं, वो थी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। इन दोनों का आंसर क्या बनता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से माइनस करते थे हम क्या चीज, एंडिंग इन्वेंट्री। तो आंसर आता था हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो बेसिकली सीजीएस को फाइंड करना कि कितनी इन्वेंट्री आपकी सेल हुई है, ताकि आइडिया हो सके कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास वहां पर कितनी पड़ी हुई है। तो शॉर्ट सिंपली क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में हम ग्रॉस प्रॉफिट पे बेस करते हैं और उस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम एस्टिमेट करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को। और दूसरा रिटेल मेथड है। रिटेल मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड है वो कॉस्ट प्राइस पे भी मेंटेन करते हैं और रिटेल प्राइस पे मेंटेन करते हैं, और वहां से कॉस्ट रेशियो फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8.9 और 10 ये दोनों इसी तरह के क्वेश्चन है, एक ग्रॉस प्रॉफिट का है और एक रिटेल मेथड का है। हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे फाइंड आउट किया जाता है या रिटेल प्राइस से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये दोनों क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो एक तो मैंने बताया कि अगर आपको अपनी मंथली या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना हो, आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो, या आपको अपना कोई कह लीजिए कि इंश्योरेंस का क्लेम है वो फाइल करना है, या आपको किसी भी और नीड की वजह से एस्टिमेट करना पड़ जाए कि आपके पास एक्चुअल रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो, तो आप डिटरमिन कर सकते हैं एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट को इन दो मेथड्स के अंडर। तो चलो देखते हैं जी वन बाय वन ये दोनों मेथड जो है ये हमें क्या बताते हैं, कैसे इनके अंडर अगर अमाउंट को फाइंड आउट करना हो, कौन सी अमाउंट को, एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट को, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो जी क्वेश्चन एक्सरसाइज का 8.9 आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, हम देखते हैं इसे। तो इसमें है when Laura arrived at her store on the morning of January 29, ओके ठीक है, जनवरी 29 को वो आते हैं, she found empty shelves and displays racks। वो सारे कुछ कह लीजिए कि वो एम्प्टी हो चुके थे सुबह जब दुकान खोली उन्होंने अपनी। Thieves had broken in during the night and stolen the entire inventory। ओके जी, चोरी हो गई, आए और वो सारे के सारा स्टॉक ले गए। Rapp's accounting record showed that she had inventory costing $50,000 on January 1st। चोरी हुई है जी कब? 28 की नाइट को, क्योंकि 29 को वो आ रही है तो जाहिर बात है उसकी जो नाइट गुजरी पहले उसी में चोरी हुई है। अब वो कहते हैं कि उनके पास क्या है कि 50,000 की इन्वेंट्री थी जनवरी 1st को। From January 1st to January 29, she had made net sales of $70,000। अब वो स्टॉक तो उसके पास कॉस्ट का पड़ा हुआ था 50,000 का। आपको पता है कि जो कॉस्ट होती है सेल की अमाउंट से ज्यादा होती है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट फिर सेल की अमाउंट मिलती है। तो कहते हैं जनवरी 1st से लेकर 29 तक उन्होंने यूनिट सेल भी किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि शुरू में 50 था फिर 50 ही पड़ा हुआ हम कहें जी, वो तो इस केस में पॉसिबल है कि सेल हुई कोई ना हो। तो यहाँ वो कह रहा है जी कि उसके पास कुछ ना कुछ यूनिट सेल हुए हैं, उसकी नेट सेल की वैल्यू क्या है? 70,000। अब इस 70 में कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। 70,000 जो सेल की अमाउंट है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट भी है और प्रॉफिट की अमाउंट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट की। एंड नेट परचेजेस ऑफ 80,000, कहता है जी साथ साथ कुछ परचेज भी किया है। 50,000 का स्टॉक उसके पास ओपनिंग पड़ा हुआ था और उसके बाद उसने क्या किया है, ये 80,000 शो कर रहा है कि उसने परचेज भी किया है। तो टोटल स्टॉक जो अवेलेबल फॉर सेल था इस बिजनेस के पास, लारा के पास, वो कितना था? इनके पास था 50 ये वाला और 80 ये वाला। तो
50 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ये टोटल कितना बन जाता है इनके पास 1,30,000। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हम कह सकते हैं कि जो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल था उनके पास, उनकी शॉप में, उनके पास बिजनेस में 1,30,000 का था। अब आपको पता है अगर इस 130 में से वो वाला स्टॉक, वो वाली कॉस्ट माइनस कर दी जाए जो सेल हो चुकी है, तो पीछे हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो एंडिंग है। अब ये डायरेक्टली 70,000 माइनस नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि ये कॉस्ट नहीं है, ये सेल है, रिटेल प्राइस है, इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। तो अगर हम इसमें से प्रॉफिट की अमाउंट सेपरेट कर दें और रिमेनिंग अमाउंट जो कॉस्ट की है वो इस 130 में से माइनस कर दे, तो हम क्या कह सकते हैं कौन सा स्टॉक है वो एंडिंग स्टॉक। खैर ये तो हम क्वेश्चन में एनालिसिस करें, साथ साथ डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं। आगे कहता क्या, the gross profit during the past several years had consistently averaged 45% of net sales। अब देखिए उसने यहाँ पे वही assumption जो हमने बात की थी, कंसिस्टेंटली एवरेज की बात कर रहा है कि एवरेज मिला उसको सेवरल ईयर्स का, पास सेवरल ईयर्स का कितना 45%। तो एस्टिमेशन किसी ना किसी बेस पे, किसी ना किसी रैशनल फैक्टर पे तो आप जो है उसको बेस बनाएंगे ना, करेंगे। तो यहाँ पे उसने कहा जी कि वो पास सेवरल ईयर्स का कितने परसेंट है 45%, किसका? नेट सेल का। अब इट मींस ये जो 70,000 है, ये जो 70,000 है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है? 45%। तो अमाउंट कितनी बनती है वो चेक कर लेते हैं। ये जी 70,000 मल्टीप्लाई, तो इट मींस 31,500। 31,500 इस 70,000 में 31,500 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। रिमेनिंग क्या है? कॉस्ट है। यानी कि अगर 45% ग्रॉस प्रॉफिट है तो 55% क्या होगी? इसमें कॉस्ट होगी। तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं 70,000 का 55% ले ले, कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या आप ये भी कर सकते हैं कि 70 का लिया 45%, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया 31,500, फिर इसको माइनस कर दे 70,000 में से, ठीक है? तो 38,500, ये इट मींस कि ये जो 70,000 सेल है इसमें कॉस्ट कितनी है? 38,500। यानी कि ये जो स्टॉक मेरे पास टोटल अवेलेबल फॉर सेल था, ये 50 और ये 80, इन दोनों का सम कितना बनता है? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस 130,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी यहाँ पे शो हो रही है? 1,30,000। उसमें से अगर ये जो सेल हो चुकी है 38,500 की वर्थ की इन्वेंट्री माइनस कर दें, रिमेनिंग कौन सा बचेगा? रिमेनिंग एंडिंग इन्वेंट्री बचेगी, जो कि ये सीजीएस की अमाउंट है। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हम अगर सीजीएस माइनस कर दे, आंसर क्या आता है? एंडिंग इन्वेंट्री। अब देखा आपने, मैंने शुरू में बोला था कि ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, सीजीएस और एंडिंग इन्वेंट्री, ये मैंने कहा था बार बार रिपीट होंगे, हर जगह यूज हो रहे हैं बार बार। तो यहाँ भी आपने देखा, तो एंडिंग इन्वेंट्री के लिए यही सीजीएस की अमाउंट माइनस हुई यहाँ टोटल में से। खैर कहता क्या, रैप विशेस टू फाइल एन इंश्योरेंस क्लेम फॉर द थेफ्ट लॉस। ओके, यहाँ देखिए वही वाला केस हमने क्या, रीजन क्या हो सकती है एस्टिमेट करने की तो इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करने के लिए। ए, यूजिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। देखिए मेथड कौन सा यूज करना है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब वैसे भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन थी, बड़ा इजी हो गया इससे। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रैप्स इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो कितनी बनती है, बट समहाउ यहाँ देख लेते हैं जी। ये है जी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये है जी वही वाली चीज हमने कितनी कही थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास है 130,000। तो कैसे थी वो? बिगिनिंग इन्वेंट्री 50, परचेजेस 80 की, दोनों को ऐड किया तो ये 130,000 की इन्वेंट्री आपके पास थी अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से माइनस क्या कर देना है? माइनस कर देना जो सेल हुई है। और वो सेल हुई हमने कितनी फाइंड की थी? ये देखिए यहाँ पे नजर आ रही है, वो 38,500 थी जो सेल हुई है। यही हमने फाइंड किया, यही यहाँ मेंशन की हुई है। हमने की थी सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके अमाउंट फाइंड आउट, और यहाँ इन्होंने की हुई है कि 70,000 को मल्टीप्लाई किया है कॉस्ट रेशियो के साथ, कॉस्ट परसेंटेज के साथ। और वो कॉस्ट रेशियो कैसे फाइंड की गई है? सेल की अमाउंट 100%, उसमें से माइनस किया गया ये 45% ग्रॉस प्रॉफिट का। तो 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 55। तो 55 को जब मल्टीप्लाई करते 70 के साथ तो अमाउंट मिल जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, जो कि वो कह रहे हैं कि सेल हुई है 55%। एस्टिमेट का वर्ड क्यों यूज किया गया है? इसलिए कि ये जो 45% है ये प्रीवियस ईयर्स का
एक एवरेज वैल्यू शो करता है। एक्चुअल अमाउंट में भी वो कोई 56% हो, 54% हो, कोई इसके आसपास होगी, बट वो एक्चुअल अमाउंट इस एस्टिमेशन के क्लोज होगी। वेरियंस तो पाया जाएगा बट वो इसके क्लोज अमाउंट होगी। तो खैर ये 38,500 की अमाउंट हमने कहा कि सेल हो गई है। टोटल ये 130 था, तो 130 में से ये सेल होगी, रिमेनिंग कितनी है? $91,500। ये है जी उसकी एस्टिमेट एंडिंग इन्वेंट्री। फाइन, होप सो ये क्लियर हो चुका होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी बी पार्ट इसी क्वेश्चन का। डज रैप use the periodic inventory method or does the account for inventory using the perpetual method? Defend your answer। तो सारी बातें तो पहले बात भी कर ली। अगर perpetual होता फिर तो एस्टिमेट की जरूरत ना होती, फिर तो आपके पास कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या जो आपका अपडेटेड रिकॉर्ड होता वहां से आप चेक कर लेते कि भाई टोटल ये था और उसमें से कितना सेल हो गया और मेरे पास बचा कितना हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? इसलिए कि ये सिस्टम पीरियोडिक ही फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक स्मॉल बिजनेस है और दूसरा इसके पास वो जो फैक्टर नजर आ रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये पीरियोडिक ही यूज कर रहा होगा। छोटी छोटी सेल है, देखो अमाउंट्स बड़ी कम है, तो कॉस्ट बेनिफिट इसको ये सजेस्ट करेगा। तो इसलिए ये पीरियोडिक सिस्टम था, तभी तो इसको एस्टिमेट करना पड़ रहा है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं जी कोई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज का 8.10 भी, चूंकि वो दोनों मेथड एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो इसी में डिस्कस किया जा सकता है जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8.10 देखिए प्लीज। इसमें है फिलिप्स सप्लाई यूजर्स अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, बट बता भी गया पीरियोडिक। Philips supply uses a periodic inventory system but needs to determine the approximate amount of inventory at the end of each month without taking a physical। देखिए यहाँ बता भी गया है कि वो फिजिकल काउंट नहीं करना चाहता, आपसे कहता है बताओ अप्रोक्सीमेशन कितनी होगी एंडिंग इन्वेंटरी की अमाउंट या स्टॉक की अमाउंट, अगर वो चेक करना चाहे वो कितनी होगी। क्यों जरूरत पड़ती है चेक करने की? हमने पहले बता दिया है कि वो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, किसी लोन के लिए, कोई अपना क्लेम फाइल करना है, सो ऑन डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करने के लिए उनको मे बी स्टॉक की अमाउंट डिटरमिन करना हो, और वो अप्रोक्सीमेशन से ही ले लेते हैं क्योंकि वेरिएशन जो है वो उसमें कम पाई जाती है। जितनी अप्रोक्सीमेशन बेहतर होगी उतनी वेरिएशन कम होगी। जितनी आपकी ये कह लीजिए कि रॉ होगी, जितनी ये कह लीजिए कि फैक्टर्स कम कंसिडर करेगी, उतनी अप्रोक्सीमेशन और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस आएगा। तो वो आपका कह लीजिए कि डिसीजन जो है वो अफेक्टिव नहीं होगा, बेटर डिसीजन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है जी, फिलिप्स हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्वेंटरी डाटा। ये इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज जून 30 की बात कर रहा है जी। कॉस्ट प्राइस पे, और हमने क्या बात की थी कि रिटेल मेथड में कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों पे डाटा या रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तभी तो आप कॉस्ट रेशो फाइंड कर सकते हैं रिटेल मेथड में, क्योंकि रिटेल मेथड बेस किस पे करता है? रिटेल कॉस्ट पे। अच्छा, बेसिकली उसमें भी कॉस्ट पे पहुंचे थे हम। ग्रॉस प्रॉफिट में भी क्या था ये देखें, 4500 से माइनस किया था तो आंसर क्या आ रहा था? 55। यूज वहां भी यही हो रहा था, 55% कॉस्ट रेशियो। यूज यहाँ भी वही होनी है, बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट से फाइंड करते हैं और यहाँ कॉस्ट और रिटेल प्राइस से कॉस्ट रेशियो फाइंड करते हैं। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी देखा जाए दोनों एक ही तरह के मेथड है। तो ये इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज जून 30 की बात कर रहा है, 3 लाख है। फिर परचेज हुई है जुलाई में तो ये 222,000 की है, और ये इसकी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, आपको पता है हम भी यही कहते हैं, 5,22,000। तो ये टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल इसके पास पड़ा हुआ है यहाँ पर 5,22,000 का, और इसी 522,000 की रिटेल प्राइस क्या है? 9 लाख। ये कॉस्ट है और ये इसकी सेल प्राइस है। तो क्या यहाँ से कॉस्ट रेशियो अगर फाइंड करनी हो तो हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। कॉस्ट क्या है? 522। सेल क्या है? उसकी रिटेल प्राइस क्या है? 9 लाख। तो चेक कर लेते कितना आंसर आता है जिसका। 522,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख 58%। अब इट मीन इस बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट होता है 42% और कॉस्ट कितनी इसकी है? 58%। तो यहाँ पे कॉस्ट रेशियो फाइंड आउट हो गई है कितनी जी? 58%। मेथड इसका भी वही है, जैसे पहले 70,000 का लिया था 55%, अगर यहाँ 70 होता, जो कि 70 नहीं है ना, सेल देखते ही सेल इसकी यहाँ पे 6 लाख है, तो इसका कितना लेंगे? उसका 58%, ये वाला, ये 58% किसका लेंगे? सेल का। वहां सेल 70 थी, यहाँ सेल कितनी है? 6 लाख। कहता क्या है? estimate the cost of goods sold and the cost of the July 31st ending inventory using the retail method। दोनों चीजें, एक तो कहता है
इस सेल में से, इस 6 लाख में से बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, और दूसरा एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बचती है। तो बहुत ईजी है जी कि पहले 6 लाख का ले लेंगे 58%, वो 58 ये वाला जो परसेंटेज है ये वाली, ठीक है। तो वहां से आपको मिल जाएगी कॉस्ट की अमाउंट, ये हमने स्लाइड पे भी शो किया हुआ है, देखते हैं। ये है जी, ये 58% यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेटर से देख लिया है, ये वाला, ये 58 यहाँ भी रिपोर्ट हो रहा है। और फिर हमारे पास जो सेल की अमाउंट वहाँ शो हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली, सॉरी बुक इधर है, ये सेल की अमाउंट है, नेट सेल्स ड्यूरिंग द जुलाई 600,000, ये 6 लाख। इस 6 लाख में कितनी कॉस्ट है 58%, तो इसका 58% लेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, जो कि यहाँ पे शो हो रही है, देखिए 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 58%, तो आंसर आ रहा है $3,48,000। ये क्या चीज है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, साथ इसलिए वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है एस्टिमेटेड का, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 3,48,000। ये उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, सॉल्व हो गई। दूसरा उसने क्या कहा कि बताइए एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट क्या है। तो भाई जो टोटल अवेलेबल था स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से जो सेल हो गया माइनस कर दे। जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल था फॉर सेल वो ये वाला था 522,000, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 522, इसमें से माइनस क्या करना है जो सेल हो गया है, और वो सेल कितना हुआ है अभी हमने यहाँ देखा है, ये वाला, ये सेल हो गया 348, तो 348 माइनस कर देंगे अवेलेबल फॉर सेल में से, तो ये रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा एंडिंग इन्वेंट्री। ये फिर देख लें जी, अवेलेबल फॉर सेल 522 है, और सेल कितना हुआ है, सेल हुआ है 348, तो ये लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर सेल, गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 522, और लेस कर दिया इसमें से ये जो हमने अभी कैलकुलेशन की 348, जो हमने कहा स्टॉक सेल हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 174,000 अंडर रिटेल मेथड। तो ये एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट फाइंड आउट हो गई है जी। तो ये बेसिकली था हमारे पास क्वेश्चन जी। तो अभी प्लीज़ ये जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे मैंने प्रैक्टिस करवाने की ट्राई किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बुक के जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप भी ट्राई कीजिएगा। कोई इशू हो तो आप लोग मुझे कह लीजिए अपनी क्वेरी जो है वो वॉइस नोट की फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई कि जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो आपकी उस क्वेरी को एड्रेस करूँ जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।